हाईवे के किनारे एक लड़की पंचर बनाने का काम किया करती है। वहां पर एक छोटा सा झोपड़ा है, जिस झोपड़े के अंदर उसने पंचर बनाने का सारा सामान रख रखा है। एक दिन दोपहर के समय की बात होती है। वहां पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी से दरोगा साहब उतरते हैं और उनके साथ में और जो हवलदार थे और पुलिस वाले थे वो सभी उतरते हैं और वो लोग अपने साथ राखी लेकर आए थे। इसके बाद वो लोग जाकर उस लड़की को राखी देते हैं और उससे राखी बंधवाने लगते हैं। लड़की अपनी आंखों में आंसू लेकर एक एक करके सभी पुलिस वालों को राखी बांधती है और उसके बाद जब उन्हें वो राखी बांध देती है तो वो सभी लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके नेक के रूप में उसे देते भी हैं। लड़की की ये सब कुछ देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं और लोग जो ये सब कुछ देख रहे थे वो लोग इस दृश्य को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कौन थी वह लड़की और किस वजह से ये पुलिस वाले इस लड़की से राखी बंधवा रहे थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माता है, एक उसका पिता है और साथ में एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र महज 3 साल रही होगी। बच्ची का नाम पूनम होता है और पूनम की जब उम्र 3 साल होती है उसी दौरान उसकी माँ को एक बीमारी होती है और उस बीमारी के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर जब माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है तो उसके बाद जो पिता होता है वह शराब का आदी हो जाता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। भले ही उनके घर में रुपए पैसे नहीं थे, लेकिन मजदूरी करके भी वो लोग प्यार से अपना समय व्यतीत कर रहे थे और पति पत्नी में बड़ा ही गहरा प्यार था। उनके पास थोड़ी बहुत तो जमीन थी और उस जमीन को भी जो पिता होता है वह शराब पीने में उड़ा देता है और उसके बाद वो पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं। जब यहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं बचता है तो जो पूनम का पिता होता है उसे एक दिन अपनी बच्ची का ख्याल आता है और वह सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो इस दुनिया से छोड़कर चली गई, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर है, क्योंकि शराब के नशे में कई बार तो उसके लिए खाना पीना बनाना तक भूल जाता था। इसके बाद जैसे उसे ये बात का ख्याल आता है तो वह सोचता कि कोई बात नहीं, चाहे जो भी हो, मैं अपनी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखूंगा और इसकी देखरेख खुद ही करूंगा। अब घर के अंदर छोटी बच्ची थी और जब यहाँ पर जो पूनम का पिता होता है उसकी देखरेख का जिम्मा उठाता है तो उसे लगने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कहीं मजदूरी पर जाएगा तो बच्ची अकेली रह जाएगी और उसके बाद क्या होगा। यही सोचकर यहाँ पर जो पूनम का पिता होता है वह पंचर बनाने का काम करने लगता है। गांव के पास ही में एक हाईवे था और हाईवे के ही किनारे एक छोटा सा झोपड़ा तैयार करवाता है। कुछ पैसे इधर उधर से उधार लेकर उन पैसों से उसके अंदर पंचर बनाने का सारा सामान एकत्रित करता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और समय के साथ साथ यहाँ पर इनके दिन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगते हैं। दोनों बाप बेटी सुबह सुबह उस पंचर की दुकान पर चले जाते हैं और देर रात वहां से वापस लौटा करते हैं। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था। जब बच्ची स्कूल में एडमिशन के लायक हो जाती है तो उसके बाद जो पिता होता है वह अपनी बेटी का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराता है और उसकी देखरेख में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। धीरे धीरे और समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जो बेटी होती है वह स्कूली पढ़ाई तो कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन होना था तो उसी दौरान उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगती है और जब पिता की तबीयत खराब रहती है तो उसके बाद घर के अंदर खाने पीने तक का सामान की कमी हो जाती है और यह बात बेटी पूनम को अंदर तक तोड़ देती है। बेटी पूनम अपने पिता से कहती है कि पिताजी अब क्या करेंगे, आप भी बीमार हो गए हो, क्योंकि जो थोड़े बहुत पैसे उन्होंने बचा कर रखे थे बेटी के एडमिशन के लिए वो सारे पैसे बेटी पूनम में उनके इलाज में खर्च करा दिए थे, लेकिन अभी तक भी उनको कोई आराम नहीं था। डॉक्टर साहब केवल यही कहते थे कि देखो इन्होंने काफी ज्यादा शराब पी है और इसी शराब के कारण इनके अंदर के जो ऑर्गन थे वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं और बहुत दिनों में जाकर इनको फायदा पड़ेगा। अब यह बात सुनकर पूनम असमंजस में पड़ जाती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, लेकिन पिता कहता है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर जो पिता होते हैं वो दोबारा से पंचर की दुकान पर जाने लगते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से गांव का ही एक व्यक्ति पूनम के पास आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिताजी अचानक से बेहोश हो गए हैं, क्योंकि पिता अपनी दवाइयों को लेने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था और वह तो दवाइयों को उका दिया करता था ताकि काफी दिनों में दवाइयां आए, क्योंकि थोड़ा बहुत ही वो काम कर पाता था और उसी से उसे अपने घर का खर्च भी चलाना था और साथ में बेटी के एडमिशन की भी वो राह देख रहा था। इसके बाद जब पिता बेहोश हो जाते हैं तो यहां से पूनम भागी दौड़ी जाती है और अपने पिता को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। वहां पर जो डॉक्टर साहब होते हैं जब यहां पर पूनम के पिता की हालत देखते हैं तो पूनम से कहने लगते हैं, देखिए अगर आपको अपने पिता को सही सलामत करना है यानी कि ठीक करना है तो उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा और इनको काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये काम करेंगे तो उसके बाद हम लोग इन्हें नहीं बचा पाएंगे। हालत काफी ज्यादा गंभीर है और अगर आप इनकी देखरेख कर सकती हो तो ही हमसे दवाई लो, वरना बेशक से दवाई मत लो। इसके बाद जो पूनम होती है वह उनसे कहती है कि ठीक है सर, इनको बिल्कुल भी काम करना नहीं होगा और मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप दवाई दे दो। सरकारी डॉक्टर जो होते हैं थोड़ी बहुत दवाई दे देते हैं और पूनम अपने पिता को लेकर घर आ जाती है।
घर आने के बाद वह अपने पिता को समझाने लगती है कि पिताजी ऐसा मत करो, काम मत करो, अगर तुम काम करोगे तो बहुत कुछ गलत हो सकता है और मैं नहीं चाहती। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई है और अगर आप भी छोड़कर चले जाओगे तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसा कहते हुए बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं पर जो पिता होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे और वह रोते हुए कहने लगता है कि बेटी क्यों ना करूं और कैसे ना करूं, क्योंकि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो तेरे लिए खाने के लिए कहां से लाऊंगा और हम लोग भूखे मर जाएंगे। यहाँ पर बेटी जब इस बात को सुनती है तो उसे ये बात सही लगती है और वह इस बात के बारे में सोचने लगती है। रात को तो दोनों बाप बेटी अपने अपने बिस्तर में आराम करने लगते हैं, लेकिन पूरी रात भर बेटी इसी के बारे में सोचती है और जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है तो सुबह तक बेटी एक फैसला कर चुकी थी और उसके बाद जैसे ही सुबह सुबह पिता उठता है और बेटी भी उठती है तो बेटी अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी कोई बात नहीं, आपको काम नहीं करना है, काम की तो बात है, वो काम तो मैं भी कर सकती हूँ जिस काम को आप किया करते हो, बस आप बैठकर देखते रहना कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं। इस बात को सुनकर पिता कहने लगता है कि बेटी क्या मतलब है तुम्हारा। तो बेटी कहती है कि पिताजी पंचर की दुकान पर मैं चले करूंगी आपके साथ और वहां पर आप आराम से बैठकर देखते रहना और मैं उस काम को किया करूंगी। यहां पर जो पिता होता है वह मना करने लगता है, कहता है कि नहीं बेटी तू काम करेगी तो इधर उधर के लोग बातें बनाएंगे और बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन जो बेटी होती है वो कहती है कि पिताजी लोग बातें ही बना सकते हैं लेकिन हमें को खाने के लिए नहीं देकर जाएगा और हमारा परिवार अगर टूटता है तो लोगों पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस बात की जिद छोड़ो और मैं ही आज से आपके साथ पंचर की दुकान पर चलूंगी और वहां पर सारा काम मैं ही करूंगी। पढ़ाई लिखाई की तो बात है, कुछ दिनों में जब आप ठीक हो जाओगे तो उसके बाद आप दोबारा से काम करना और जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर लूंगी। इस बात को सुनकर पिता अपनी आंखों में आंसू लेकर बेटी की हाँ में हाँ मिलाता है और उसके साथ आज पंचर की दुकान पर चला जाता है। बेटी सब कुछ अच्छी तरह से तैयार करती है जैसे जैसा पिता बताता है और यहाँ पर पिता के कहने अनुसार वह सभी सवारियों में पंचर लगाने लगती है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 1 से 2 महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं जैसा कि पूनम के पिता ने कहा था उसी तरह से बात बनाने लगते हैं कि जवान बेटी को पंचर की दुकान पर बैठा रखा है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है और ये तो न जाने क्या कर कर मानेगा। गांव की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जब ये बातें घूमते घूमते पूनम के पिता तक पहुंचती हैं तो वह उन्हें सीधा और सटीक जवाब देता है जो उसकी बेटी ने उससे कहा था कि आप लोग केवल बातें ही बना सकते हो, अगर इतना ही तरस आ रहा है और गांव की इज्जत का इतना ही ख्याल है तो गांव वाले मिलकर हमारी मदद कर दो, मैं बेटी को बिल्कुल भी पंचर की दुकान पर नहीं बैठाऊंगा। इस बात को सुनकर जो इस बात को कहने वाले थे उनकी आंखें नीचे की तरफ झुक जाती हैं और उसके बाद से गांव में कोई भी ऐसी बातें उनके बारे में नहीं बनाता है। धीरे धीरे 1-2 महीने और बीत जाते हैं और उसके बाद अचानक से एक दिन रक्षाबंधन आ जाता है और रक्षाबंधन वाले दिन जो पूनम होती है वह एक बाइक में पंचर लगा रही थी और बड़ी मेहनत से उस काम को कर रही थी। उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था और वह बार बार पसीनों को पहुंचते हुए उस काम को कर रही थी। तभी वहां से एक दरोगा साहब निकलते हैं जिन दरोगा साहब की अभी अभी इस शहर के अंदर पोस्टिंग हुई है और वह गश्त लगाने के लिए हाईवे पर निकल रहे थे। उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे और जब उनकी गाड़ी इस दुकान के सामने से निकलती है तो उन्हें इस लड़की को देखकर बहुत कुछ सोच आने लगती है। दरअसल यहाँ पर जो पुलिस की ड्यूटी होती है वो इतनी कठिन होती है दोस्तों, वहां पर छुट्टी नहीं मिलती, तो इसी वजह से यहाँ पर दरोगा साहब को छुट्टी नहीं मिलती है और वह रक्षाबंधन पर अपनी बहन को याद कर रहे थे। लेकिन जैसे वो इस लड़की को देखते हैं तो देखने के बाद एकदम से उन्हें अपनी बहन की याद आ जाती है और इस लड़की को इस तरह से मेहनत करते हुए उन्हें बड़ा ही अटपटा सा लगता है। वह सोचने लगते हैं कि ये लड़की जवान है और जवान होने के बाद भी ये इस तरह से पंचर क्यों लगा रही है, क्या इसके घर में इसका कोई भाई नहीं है या फिर कोई और ऐसा नहीं है जो यहाँ पर पंचर लगाकर इनका गुजारा कर सके। इसी वजह से यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं वह अपने ड्राइवर से गाड़ी बैक लेने के लिए कहते हैं और गाड़ी को बैक लेकर उसी दुकान पर लगा दिया जाता है। अब जैसे ही दुकान के ऊपर पुलिस वाले आते हैं तो एकदम से जो पूनम होती है वो डर जाती है और अपने बाबा से कहने लगती है बाबा देखो पुलिस आई है, क्योंकि पुलिस का डर कुछ इसी तरह का हुआ करता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस वाले होते हैं वह एक एक करके अपनी गाड़ी से उतरते हैं और जो दरोगा चंद्रपाल होते हैं वह भी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। लड़की उन्हें देखकर काफी ज्यादा डर रही है क्योंकि उसने बहुत सारी ऐसी वैसी बातें उनके बारे में सुन रखी थी। इसके बाद यहाँ पर जो दरोगा साहब होते हैं वो उसके डरे हुए चेहरे को पहचान जाते हैं और कहने लगते हैं बहन देखो फिक्र मत करो, हम कुछ ऐसा वैसा करने नहीं आए, हम तो केवल ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें इस तरह से पंचर लगाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या तुम्हारे घर में कोई और व्यक्ति नहीं है जो ये काम कर सके। तो यहाँ पर जो लड़की पूनम होती है उसकी सांस में सांस आती है और वो कहने लगती है कि साहब ये मेरी मजबूरी है और इसी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो दरोगा साहब पूछते हैं कि क्यों, ऐसी क्या मजबूरी हो गई। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वह बताती है कि साहब मेरे एक पिता हैं जो कि काफी ज्यादा बीमार रहा करते हैं, उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है और एक दिन वो पंचर लगाते लगाते बेहोश भी हो गए थे। तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर ये काम करेंगे तो हम इनको नहीं बचा पाएंगे, इनको काम बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इसी वजह से मजबूरी में मैं इनके साथ पंचर लगवाने के लिए आ जाती हूँ।
तो यहाँ पर जो दरोगा साहब है वो कहने लगते हैं कि क्या तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तो यहाँ पर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के दिन अक्सर वो अपने भाई को मिस किया करती थी। और आज भी सुबह सुबह उसने अपने भाई को मिस किया था, जब और बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही थी, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आ गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर चंद्रशेखर समझ जाता है कि शायद इसका कोई भाई नहीं है, और पूनम भी उसे बता देती है कि हाँ साहब, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं और मेरी माँ और मेरे पिता एक घर के अंदर रहा करते थे, और जब मेरी उम्र 3 साल थी उसी समय मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, और उसके बाद ऐसे ऐसे हम लोग यहाँ पर काम करने लगे। इस बात को सुनकर जो दरोगा साहब होते हैं वो भी थोड़े से भावुक हो जाते हैं, और उसके बाद अपने पूरे पुलिसकर्मियों को लेकर गाड़ी में बैठकर वहां से सीधा मार्केट जाते हैं। अब यहाँ पर पूनम सोचने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, ये चले गए, अब अपने काम में लगी रहती हूँ। लेकिन दरोगा साहब सीधा मार्केट जाकर वहां से कुछ राखियां खरीदते हैं, और राखी खरीदने के बाद दोबारा से गाड़ी लेकर सीधा उसी दुकान पर पहुंच जाते हैं। इस बार फिर से वो गाड़ी आकर रुकती है, और जब गाड़ी आकर रुकती है तो उससे दरोगा साहब और पूरे पुलिसकर्मी उतरते हैं, और उतरने के बाद पूनम के सामने उन राखियों को कर देते हैं और कहते हैं कि बहन, हम लोग भी अपने घर नहीं जा पाए, तो आप ही हमारी बहन बनके हमें राखी बांध दो। इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो पूनम होती है उसकी आंखों में तो आंसू आ ही गए थे, लेकिन साथ में जो पूनम का बूढ़ा पिता खाट के ऊपर बैठा हुआ था उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे, और वह अपने आंखों के आंसू को पोंछने लगता है। इसके बाद यहाँ पर जो पूनम होती है वह भी अपने आंखों के आंसू को पोंछती है और खुश होकर सभी पुलिस वालों को राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसे अपनी तरफ से पैसे भी देते हैं नेक के रूप में, और सभी ने जब राखी बंधवा ली थी तो उसके बाद जो चंद्रपाल सिंह जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि बहन कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे घर का खर्च हम सभी लोग मिलकर उठा लेंगे, और तुम्हें आज से यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह उससे मना करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो पूनम होती है वह कहती है कि नहीं भैया कोई बात नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो इस चीज से। लेकिन यहाँ पर चंद्रपाल सिंह जी कहते हैं कि नहीं बहन, जब हमने तुमसे राखी बंधवाई है तो एक भाई का फर्ज तो निभाने दो, ऐसा मत करो और हमारी बात मानो। इसके बाद पूनम उनकी बात मानती है, और पुलिस वाले उसी दिन उनको वहां से घर पहुंचा देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, हर महीने का राशन तुम्हारे पास आ जाएगा, और तुम्हारे पिता के इलाज में जो भी पैसे खर्च होंगे वो मैं अपनी तरफ से दूंगा, अगर ये लोग सहारा लगाएंगे तो भी अच्छी बात है। इसके बाद सभी पुलिस वाले मिलकर इस नेक काम में हाथ बटाते हैं, और अपने पास से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज करवाते हैं, और साथ में पूनम के घर का खर्च भी उठाते हैं। ऊपर से उन लोगों ने पूनम का एडमिशन एक अच्छे से कॉलेज में करवा दिया था, जिसकी फीस भी वो खुद ही भरने वाले थे। धीरे धीरे समय बीतता है, और समय के साथ साथ यहाँ पर जो पूनम के पिता होते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, और कहने लगते हैं कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम लोग अपने जीवन को आराम से जी लेंगे और कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद वे दोबारा से पंचर का काम करने लगते हैं, और यहाँ पर जो पूनम होती है वह अपने घर के अंदर रहा करती है और कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती है। लेकिन उसके बाद भी जो चंद्रपाल सिंह जी होते हैं वो कुछ ज्यादा ही पूनम से कनेक्ट हो गए थे, और वह सच में उसे अपनी बहन माना करते थे। जब पूनम शादी के योग्य हो जाती है तो उसके बाद एक दिन वो पूनम के पिता से बात करते हैं कि बाबा, अब बहन शादी के योग्य हो गई है, तो क्या अब इसकी शादी नहीं कराओगे? तो वो कहने लगता है कि बेटा शादी तो कराऊंगा, लेकिन कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता हूं, उसके बाद ही इसकी शादी हो पाएगी। तभी यहां पर चंद्रपाल कहता है कि कोई बात नहीं बाबा, मेरे पास पैसे हैं और मैं अपनी बहन की शादी कराना चाहता हूं। यहां पर पूनम के पिता मना भी करते हैं, लेकिन चंद्रपाल सिंह जी जिद करते हैं और कहते हैं कि नहीं बाबा, आप मुझे नहीं रोकोगे, क्योंकि अच्छा काम है। हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे काम हो जाया करते हैं जिनसे लोग हमें गालियां दिया करते हैं, लेकिन ये एक नेक काम है जिसको करके हम अपने उन प्रभावों को थोड़ा कम कर सकते हैं जो बुरे कामों की वजह से हमें गालियां मिला करती हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पूनम के पिता होते हैं वह उससे हामी भर लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम ही कोई अच्छा सा लड़का देख दो और उसी से मेरी बेटी की शादी करा दो। इसके बाद यहाँ पर चंद्रपाल सिंह जी अपने साथ के पुलिस वालों में ये बात बताते हैं, और सभी पुलिस वाले मिलकर एक अच्छा सा लड़का पूनम के लिए देखते हैं, और उस लड़के से धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ पूनम की शादी करा देते हैं। अच्छा खासा दहेज भी दिया गया था, और उसके बाद जब पूनम की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद पूनम को विदा भी सभी पुलिस वाले मिलकर करते हैं। इस शादी के अंदर जो बारात आई थी वो सभी लोग ये चीज देखकर हैरान थे कि इतने सारे पुलिस वाले शादी के अंदर क्या कर रहे हैं। लेकिन जब सभी लोग इस कहानी को जानते हैं कि किस किस तरह से ये लड़की पंचर बनाया करती थी, और यहाँ पर दरोगा साहब इससे राखी बंधवा लेते रक्षाबंधन पर, तो उसके बाद वो सभी लोग कहने लगते हैं कि सभी पुलिस वाले एक जैसे नहीं हुआ करते, कुछ अच्छे दिल के पुलिस वाले भी हुआ करते हैं। सभी लोग पुलिस की आवाजाही करने लगते हैं, और यहाँ पर चंद्रपाल सिंह जी आज तक भी उस परिवार के साथ कनेक्ट हैं, और जब भी कभी पूनम को कोई प्रॉब्लम हुआ करती है तो वह सीधा चंद्रपाल के पास फोन किया करती है और कहा करती है कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पर चंद्रपाल सिंह जी भी बार बार अपने परिवार के साथ उनसे मिलने तक के लिए भी जाया करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।